नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। आज हम 40 से 45 क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। किसके लिए? TGT PGT के लिए एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें अध्यायवार महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम एक वीडियो 2 वीडियो में कंप्लीट करते हुए पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कंप्लीट करेंगे। जितने भी इस TGT PGT एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसको नेट JRF वाले भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और PCS वाले भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में है A पुरा पाषाण, B मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण और D क्या है? उच्च पुरा पाषाण। इसके सामने सूची सेकंड में दिया है घिसे पाषाण उपकरण, और सेकंड में शैली चित्र, थर्ड में चिप्पड़ पाषाण उपकरण और फोर्थ में लघु पाषाण उपकरण। तो एक एक करके इसमें हम देखते हैं कि पुरा पाषाण और उच्च पाषाण। तो ये पुरा पाषाण काल के ही पुरा पाषाण काल के ही पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक निम्न पुरा पाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक, और मिड पैलियोलिथिक, और उसके बाद उच्च अर्थात हाई पैलियोलिथिक। ठीक है, इन 3 भागों में बांटा गया है पुरा पाषाण काल को। तो पुरा पाषाण काल के अंतर्गत चिप्पड़ पाषाण चिप्पड़ ए से तीसरा इस काल में जो औजार थे वो चिप्पड़ यानी कि स्थूल बड़े बड़े होते थे। ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या होता था? जो पाषाण उपकरण होते थे पाषाण के बने, वो छोटे होते थे। इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण उपकरण। तो बी का चौथे से मिलान हो रहा है। नव पाषाण काल शैल चित्र यानी कि जो गुफाओं में चित्रकारी देखने को मिलती है नव पाषाण काल में। और उच्च पुरा पाषाण काल का जो औजार होता था वो घिसे पाषाण काल का उपकरण यानी कि घिसा हुआ उपकरण होता था उच्च पाषाण काल में, उच्च पुरा पाषाण काल में। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं, इसको हम मिलान करते हैं एक एक करके। तो पुरा पाषाण काल में क्या था? ये चिप्पड़ पाषाण उपकरण प्राप्त किया गया है। मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण मिलता था। नव पाषाण काल में शैल चित्रकारी किया जाता था। और उच्च पुरा पाषाण काल में घिसे पाषाण उपकरण देखने को मिलते हैं। तो पहले का तीसरा ऑप्शन में देखते हैं, BC में है तीसरा। फिर उसके बाद बी का कौन सा ऑप्शन है? चौथा है। तो बी का यानी कि हमें मिल गया सी ऑप्शन इसका सही है। क्या? सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ठीक है, इस प्रकार से ये सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे में दिया है, क्या दिया है? इसमें भी सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है और ऑप्शन नीचे दिया गया है। कह रहा है सोन संस्कृत या सोहन संस्कृत। सोन संस्कृत और सोहन संस्कृत जो है ये पुरा पाषाण काल के संस्कृति है। नेवासा संस्कृति, बागोर संस्कृति और कोल्डिहवा संस्कृति। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। इसके साथ सेकंड सूची में उस जैसे काल को दिया गया है, मध्य पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो एक एक करके इसमें मिलान करना है और यहाँ पे हम थोड़ा सा जानते भी रहेंगे। तो जो सोन संस्कृति या सोहन संस्कृति है ये निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। क्या? निम्न पुरा पाषाण काल से, क्योंकि पुरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट रखे हैं। अभी पीछे बात की है पीछे वाले क्वेश्चन में, निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो
इसे इंग्लिश में पेलियोलिथिक भी कहते हैं। तो सोन या सोहन संस्कृति का निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और नेवासा संस्कृति, एच डी संकालिया ने नेवासा संस्कृति को मध्य पूर्व पाषाण काल का फलक संस्कृति इस समय मौजूद हो गई थी, ठीक है। तो फलक संस्कृति के रूप में कहते हैं किसे, मध्य पूर्व पाषाण काल को। कोलडीहवा जो है ये नवपाषाण काल का स्थल है, ठीक है। नवपाषाण कालीन संस्कृति है कौन, कोलडीहवा। तो इसे नवपाषाण काल को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, नियोलिथिक। ये भी एग्जाम में पूछता है। बागोर संस्कृति, ये अपने आप ही एक मिल गया, उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सही होता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सोन संस्कृत जो है ये निम्न पूर्व पाषाण काल का स्थल है। नेवासा मध्य पूर्व पाषाण काल का स्थल है। और बागोर उच्च पूर्व पाषाण काल का स्थल है। और कुलडीहवा नवपाषाण काल का स्थल है। ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले का, दूसरा। तो इसमें बी में और डी में, बी और डी में ऑप्शन में ए का 2 दिया है और बी का भी पहला दिया है। और अब देखते हैं सी और डी में ऑप्शन में, तो सी का चौथा है। यानी कि ऑप्शन इसमें अगर डी में देखें तो सी का चौथा दिया है, क्या सी का चौथा दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें डी सही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है पहला इसमें क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त किया गया है। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से और छत्तीसगढ़ से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है चावल के सिर्फ, ठीक है। तो चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में हमें चावल के जो साक्ष्य है, जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, क्या, संत कबीर नगर जिले में स्थित है, ठीक है। संत कबीर नगर जिले में तो दोस्तों संत कबीर नगर जिले में 8000 ईसा पूर्व के पुराने साक्ष्य हमें चावल के प्राप्त हुए हैं संत कबीर नगर से। और दूसरा जो साक्ष्य प्राप्त है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जिले के पास में कोलडीहवा है, वहाँ से भी हमें 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 6000 ईसा पूर्व कोलडीहवा नामक स्थान इलाहाबाद के आसपास में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है। जो भारत में पहला धातु उपयोग किया गया वो कौन सा था, लोहा, तांबा, सोना या चांदी। तो ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है। तो बात कर लेते हैं, इसका ऑप्शन बताओ दोस्तों कौन सा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी है, तांबा। ताम्रकाल, सर्वप्रथम पाषाण काल के बाद ताम्रकाल स्टार्ट होता है, तो तांबा का उपयोग हुआ था पहले धातु के रूप में। और लोहा का उपयोग किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में। लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में किया जाता है, इसको दिमाग में छाप लो। संघाओ गुफा पुरा स्थल कहाँ, किस काल से संबंधित है। तो ये निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। संघाओ ये यूपी पीसीएस में आ चुका है दोस्तों, तो इसको अपने दिमाग में छाप लो। संघाओ गुफा निम्न पुरा पाषाण काल। और भीमबेटका संबंधित भी है निम्न पुरा पाषाण काल से ही, जो गुफा के रूप में है और शैलचित्र कार्य इसमें किया गया है संघाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी की मातृ देवी कह रहा है, हड्डी की मातृ देवी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है ए, विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से, या विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो मातृ देवी के बारे में यहाँ पे हमें बात कर रहा है। तो मातृ देवी दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें कह रहा है विंध्य घाटी हड्डी की मातृ देवी। यहाँ पे हड्डी की मातृ देवी पूछ रहा है, तो कहाँ से हड्डी का उपयोग किस काल में होने लगा था। हड्डी का उपयोग मध्य पाषाण काल की उपयोग विशेषता है, अर्थात हड्डी का उपयोग जो सर्वप्रथम उपयोग औजार के रूप में होने लगा वो मध्य काल में होता है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 दिया गया है, एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, सी है, बागोर के मध्य पाषाण काल से। तो इसमें अगर आपको इतना ही भी पता हो कि हड्डी का उपयोग हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन इस प्रकार भी आप इस आंसर को सही कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, रॉबर्ट ब्रसफुट
1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट को हस्ट कुठार यानी कि हैंडेक्स मिला था किस जगह से? तो बदम या अतिरमपक्कम, पल्लवरम या सगनकल्लू। तो एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पल्लवरम से भी एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है, अतरमपक्कम से एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है, पल्लावरम से भी एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है, और सगनकल्लू से क्या? सगनकल्लू से राख के ढेर बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। राख के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सगनकल्लू। ये नवपाषाण काल का स्थल है। कौन सा? सगनकल्लू नवपाषाण काल का स्थल है। और अतिरमपक्कम और पल्लवरम ये दोनों किस काल के हैं? ये निम्न पुरापाषाण काल के स्थल हैं। तो सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट को पल्लावरम नामक स्थान पे, कहाँ? इसका आंसर है पल्लावरम। तो पल्लावरम नामक स्थान पे इनको एक हैंडेक्स यानी कि हस्ट कुठार प्राप्त होता है। हस्ट कुठार अतिरमपक्कम में भी मिलता है। ये अतिरमपक्कम और पल्लावरम ये दोनों निम्न पुरापाषाण काल के अर्थात पेलियोलिथिक के साइट हैं। अब आगे चलते हैं। प्रागैतिहास का अध्ययन का विषय है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसका अध्ययन करने का विषय है। तो निरक्षर समाजों का इतिहास था। उस समय कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल का परिभाषा ही है कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हैं। ठीक है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हम जानकारी ये अनुमान लगाते हैं कि एक ऐसा समय था कि प्रागैतिहासिक समय, उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे बात करते हैं। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति का उदाहरण है? तो बसुली, छेनी और छेद वाला गोल पत्थर, तो इसमें बात कर लेते हैं। नवपाषाण काल, ताम्र युग, लौह युग और चित्रधूसर भांड संस्कृति। तो एक एक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ऑप्शन के इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में भी। तो नवपाषाण काल में क्या उपयोग हुआ था? इसका आंसर है नवपाषाण काल। ठीक है, इसमें बसुली, छेनी और छेद वाला गोल पत्थर उपयोग किया गया था। ताम्र युग में कौन कौन से? कायथा, अहाड़, ठीक है, कायथा, अहाड़ और इनाम गांव, ये सब जो स्थल हैं, ये इनाम गांव क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इनाम गांव ये सब जो स्थल हैं। और बिहार में ताराडीह, चैचर ये सब और चिराद ये सब जो स्थल हैं ये ताम्रयुगीन भी स्थल हैं। ठीक है। लौह युग को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और चित्रित धूसर मृद भांड जो है ये किस काल की संस्कृति है? ये सिंधु घाटी ऋग्वैदिक काल के बारे में बतलाता है। तो देखो ये ऑप्शन जो दिया गया है बड़ी चालाकी से दिया गया है। चारों काल के बारे में इसमें दिया गया है। कौन कौन से? नवपाषाण काल के बाद ताम्र युग आता है। ताम्र युग के बाद कौन सा युग आता है? सिंधु घाटी सभ्यता आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या आता है? ऋग्वैदिक काल आता है। तो चौथा ऑप्शन ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल के बाद क्या आता है? लौह युग आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, अगर आपको चारों बढ़िया से याद रहेगा, कंटेस्ट रहेगा, तो ये ऑप्शन आराम से आप सबको आराम से समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। समाधान प्रचलन शुरू किया था किस मानव ने? होमो सेपियंस ने, होमो इरेक्टस द्वारा, होमो निएंडरथल द्वारा या होमो हेबिलस द्वारा? तो बात कर लेते हैं। होमो सेपियंस जो है ये आधुनिक मानव है। ठीक है। हमारा आधुनिक मानव कौन है? होमो सेपियंस है। ये किस काल में हमें देखने को मिलता है? तो होमो सेपियंस जो है ये मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। और होमो इरेक्टस जो है ये किस काल का है? होमो इरेक्टस जो है दोस्तों ये मध्यपाषाण में भी पाया जाता है। हथनौरा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत के एक साइट है हथनौरा, वहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त है। होमो इरेक्टस ने ही सर्वप्रथम आग का खोज किया था। क्या? आग का खोज किसने किया था? होमो इरेक्टस मानव ने। और होमो निएंडरथल जो मानव है इसी ने समाधान प्रचलन शुरू किया था। तो ऑप्शन जो है सी जो है ये सही है। ऑप्शन लंघनाज जो स्थान है मध्यपाषाण काल का स्थल है लंघनाज गुजरात के, तो वहाँ से हमें
समाधान का प्रचलन देखने को मिलता है। उसके साथ में उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से भी समाधान के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़, बागोर, लोटेश्वर और रतनपुर, ये 4 दिए गए हैं ऑप्शन। तो कहाँ कहाँ से हमें मध्य पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अब बात कर लेते हैं। आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ एमपी में है दोस्तों। यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव बस्तियों यानी कि झोपड़ियों का भी साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। हड्डी के औजार भी यहाँ से हमें मिले हुए हैं। कहाँ से? आदमगढ़ से। ठीक है, तो ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। बागोर राजस्थान में है दोस्तों। यहाँ से भी ये मध्य पाषाण काल का ही स्थल है। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य और सामुदायिक बस्तियां और उसके साथ साथ में पाषाण के औजार भी प्राप्त हुए हैं। लोटेश्वर कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल का स्थल है दोस्तों। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल का स्थल है लोटेश्वर। यहाँ से भी हमें पशुपालन और झोपड़ियाँ देखने को मिलती हैं और यहाँ से हड्डी के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। कहाँ से? लोटेश्वर से। रतनपुर जो है ये किसी भी पाषाण काल स्थल से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए, 2 और 3, ये तीनों मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2 ए है, बी दूसरा ऑप्शन है 2, 3, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, तो यही सही है सी, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? देखो दोस्तों, कितना चालाकी से एक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे कह रहा है मेसोलिथिक, यहाँ पे मध्य पाषाण काल नहीं लिखा है, यहाँ पे उसका इंग्लिश नाम दिया है मेसोलिथिक। ठीक है, तो आपको सब याद करना है। और इसी मेसोलिथिक को ही माइक्रोलिथिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वो उनका आकार बहुत छोटा हो गया था और जो मनुष्य थे वो छोटे जानवर का शिकार करते थे, इसीलिए औजार भी छोटे बनाने लगे थे। तो मेसोलिथिक युग में इसके बारे में कह रहा कौन सा बयान गलत है, तो बात देख लेते हैं। या मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच का संक्रमण अवधि रहा है, तो ये बात करेक्ट है। ये यानी कि ये ऑप्शन गलत नहीं है, ये बात सही है। इसको एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसे संक्रमण काल कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल या मेसोलिथिक को संक्रमण काल कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की जो अवधि है, तो नहीं, रुके रहो दोस्तों 1 मिनट। तो दोस्तों ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, ऑप्शन ए ही गलत है। इसमें कह रहा है कि मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बीच को हम संक्रमण अवधि कहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसे हम पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में मेसोलिथिक आता है, यानी कि पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में मध्य पाषाण काल आता है। पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में मध्य पाषाण काल आता है। इंग्लिश में अगर देख लें तो पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में मेसोलिथिक आता है, लेकिन इसमें दिया है मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है, यानी कि यही सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन यही सही है, यही गलत ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और तो बाकी तीनों सही होंगे। अभी इसमें भी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम व्यूज से दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगर यहाँ पे क्या होता, पेलियोलिथिक तथा नियोलिथिक के युग के बीच संक्रमण अवधि है, तो ये ऑप्शन यानी कथन सही होता और ये बयान गलत ना होता। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए है। और मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल में गाय, कुत्ता, बैल, बकरी जैसे जानवरों का पालन आरंभ कर दिए थे, तो ये भी बात सही है। मेसोलिथिक युग के उपकरण के जो गुण थी, विशेषता था, वो लघु पाषाण यानी कि छोटे हो गए थे। और चौथा ऑप्शन है ये उसका जो सर्वप्रथम पहला मेसोलिथिक साइट या स्थल खोजा जो जाता है, वो विंध्य के चट्टानी आवासों में पहली बार खोजा जाता है। कौन खोजता है? कार्लाइल ने खोजा था 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काल के विषय में असत्य है। कौन सा समय के काल में असत्य है?
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पूरा पाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में मिलते हैं, ठीक है। बी है पूरा पाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या में मिलता है। तीसरा है पूरा पाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं। चौथा है डिडवाना में सांगी तालाब में पूर्व पाषाण कालीन से उत्तर पाषाण कालीन सामग्री मिले हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके दोस्तों। इसमें पहला जो ऑप्शन है पूरा पाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में से हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये तो लगभग में बात सही है, लेकिन वहीं दूसरा जो है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में हमें देखने को मिलता है। तो गंगा जो है पूरा पाषाण, सिर्फ पूरा पाषाण के बारे में अगर देखा जाए तो गंगा से हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन सिंधु से हमें मिलता है। सिंधु के जो सोहन नदी है या सोहन घाटी या सोहन संस्कृत जिसे कहते हैं, वो सिंधु की ही सहायक नदी है। तो इस प्रकार पूरा पाषाण काल में सिंधु के किनारे स्थल मिलते हैं, लेकिन गंगा के किनारे इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी ही गलत है। और मारवाड़ और मेवाड़ से भी प्राप्त होता है, डिडवाना से भी पूरा पाषाण काल के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। ये मध्य पाषाण काल स्थल और उसके स्थान दिए हुए हैं। ये स्थल है और किस किस स्थान पे वो प्राप्त हुआ है। बीरभानपुर, लोटेश्वर, पैसरा और सराय नाहर राय। एक एक करके इसको हम मिलाते हैं। सराय नाहर राय कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। पैसरा जो है पश्चिम बंगाल में है। लोटेश्वर कहाँ पे है दोस्तों? अब हम बात कर, नहीं सॉरी, पैसरा यहाँ पे गलती होगा। पैसरा जो है बिहार में है, ये पश्चिम बंगाल में लगा दिए। और बीरभानपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। लोटेश्वर कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में लोटेश्वर है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन अगर हम इसमें देखते हैं, बात करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं और एक किस काल में ये जो स्थल है मध्य पाषाण काल के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बीरभानपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। लोटेश्वर कहाँ पे है? गुजरात में। और पैसरा कहाँ है? बिहार में। सराय नाहर राय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। पहले का चौथा कौन सा है? इसमें दो ऑप्शन है, बी और डी, और दूसरे में दूसरा, यानी कि सी और डी से हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। तो सी में कौन सा सही है? ए सही है। सी का देखिए, सी पैसरा बिहार से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा? डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसमें डी सही है। अब आगे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित हैं, यानी कि वो प्रागैतिहासिक काल में भी था और ताम्र पाषाण काल में भी उपलब्ध था। वो कौन सा एक ऐसा स्थल है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों काल से यानी कि पूछ रहा है, दोनों काल में ये स्थित हो। तो प्रागैतिहासिक ऑप्शन देख लेते हैं। तिलवाड़ा और बुढ़ा पुष्कर, बालाथल, बागोर, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन है सही, वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन सी सही है, बालाथल जो है वो प्रागैतिहासिक और ताम्र पाषाणिक दोनों काल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दोनों काल के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? बालाथल से। बागोर जो है, बागोर राजस्थान में, ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। और बुढ़ा पुष्कर जो है ये दोस्तों कहाँ, किस काल का है? ये भी बुढ़ा पुष्कर भी उच्च पुरापाषाण काल का स्थल है। कब का है? उच्च पुरापाषाण काल का स्थल है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है तिथि क्रमानुसार को निम्न को व्यवस्थित कीजिए, तिथि के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पुरापाषाण काल, ताम्रयुग, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल आता है, फिर मध्य पाषाण काल आता है, फिर नवपाषाण काल आता है, फिर ताम्रयुग आता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? 1 3 4 2 कौन है इसमें? 1 3 4 2 ऑप्शन इसमें डी सही है। 1 3 4 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है, यानी कि वह कौन सा नवपाषाणिक स्थल था जो सर्वप्रथम में नवपाषाण काल की जानकारी देता है। कौन कौन ऑप्शन कौन है, कोलडीहवा, चिराद, गुप्त और लिंग सुगुर। तो इसमें जो है लिंग सुगुर ऑप्शन ही सही है। अब यहाँ से हम एक बार यानी कि समांतर देख लेते हैं कि नवपाषाण काल में सर्वप्रथम जो पहला स्थल खोजा गया था उसका नाम था क्या था, लिंग सुगर था। ठीक है, लिंग सुगुर था। और पुरापाषाण काल में जो पहला स्थल खोजा गया वो पल्लावरम था। और मध्य पाषाण काल में करनाइल ने बिंद के क्षेत्र में पहला स्थल खोजा था। ठीक है, यानी कि बेलन घाटी का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, पहला स्थल बेलन घाटी है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का। इस प्रकार के तीनों कालों में जो पहले पहले स्थल खोजे गए हैं सबका नाम हम यहाँ पे बता दिए। अब ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक थे, तो उच्च पूर्व पाषाण काल के थे। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल में फलक का उपयोग होने लगा था। क्या, फलक, उसमें यानी कि जैसे जो चाकू का धार होता है उसी को धार को ही हम फलक बोलते हैं। तो धार बनने लगा था किस काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में हड्डियों के औजार भी देखने को हमें मिलने लगते हैं। नवपाषाण काल में भी हड्डियों और दोनों के औजार देखने को मिलते हैं। तो ब्लेड ब्यूरिन जो है उच्च पूर्व पाषाण काल का उपकरण है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन बात करते हैं, मानव समाधानों में कुत्ते को दफनाया गया था, तो इसका ऑप्शन बुर्ज होम है। यहाँ कुत्ते के साथ मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। मेहरगढ़ से हमें कृषि का साक्ष्य मिलता है। गुप्त कराल से हमें क्या, यहाँ से जीवाश्म हमें देखने को प्राप्त है। ये कश्मीर में स्थित है और ये प्राचीन स्थल नहीं है, मार्टंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनाज का उपज प्रथम बार हुआ था तो किस काल में, मध्य पाषाण काल में प्रथम बार अनाज को उपजाया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसे काल यानी कि एक तिथि के अनुसार लगाना है। पहला है कायथा, दूसरा है आहार, तीसरा है मालवा, चौथा जोरवे। तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति हैं। तो सर्वप्रथम कायथा आता है, फिर आहार आता है, उसके बाद मालवा आता है, उसके बाद जोरवे आता है। तो इसमें एक पहले पे, दूसरे पे दो आहार, तीसरे पे मालवा, चौथा जोरवे, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता था, तो पंचमार्क के नाम से हम जो सबसे प्राचीनतम सिक्का है उसे पंचमार्क के नाम से जानते हैं। और निष्क जो है ये उत्तर वैदिक काल का सिक्का है। ठीक है, निष्क उत्तर वैदिक काल में जानते थे सिक्का। और दिनार जो है ये हमें सल्तनत काल में देखने को मिलता है, दिनार का उपयोग होता था। आगे बात करते हैं, होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला है, वो किस स्थल से मिला है। ऑप्शन है नर्मदा घाटी के हथनौरा, नर्मदा घाटी के होशंगाबाद, सोन घाटी के बागोर और बेलन घाटी के बांस घाटी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। हथनौरा से क्या, होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ है। कहाँ से, हथनौरा। ये कहाँ है, नर्मदा घाटी में। अब बात करते हैं, इसमें कौन है नियोलिथिक प्रदेश जहाँ से हमें हड्डियों के उपकरण और औजार आबादित रूप से देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन है बुर्ज होम, चिराद, इलाहाबाद, मेहरगढ़। ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलता है हड्डी के औजार, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या है इसमें सही समूह चुनना है। तो ए है 2 केवल 2, बी है 3 4, सी है 1 2 और डी है केवल 1। तो बात कर लेते हैं कहाँ से हमें हड्डियों के औजार यहाँ पे नियोलिथिक प्रदेश से मिले हैं। तो बुर्ज होम जो है नियोलिथिक का ही क्या बोलते हैं स्थल है। तो यहाँ से भी हमें हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिराद ये भी नवपाषाण काल का स्थल है, बिहार में ये स्थित है। यहाँ से भी हमें हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए और 2 ये दोनों सही है। मेहरगढ़ जो है ये किससे संबंधित है, ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही है। कौन सा, ऑप्शन सी सही है। आगे बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच जो भूमि है उसे ब्रह्मवर्त कहा गया। तो ब्रह्मवर्त जो है ये सरस्वती नदी और
दृश्य द्वितीय नदी को क्या कहा गया है? ये ब्रह्मवर्त देश कहा गया है। यहाँ पे क्या पुरु यानी कि ऋग वैदिक काल में पुरु जो थे यहाँ पे शासन करते थे। अब बात करते हैं कूट सूची 1 का मिलान करना है, सूची 2 का मिलान करना है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें एक तरफ से स्थल दिया गया है और दूसरे तरफ वहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त हुए हैं। तो सराय नाहर राय जो है और पटने, सैफाई और महुर झारी, तो एक एक के बारे में हम बात कर लें। तो एक एक के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सराय नाहर राय जो है हम पहले भी बता चुके हैं बहुत सारे ऑप्शनों में, ये मध्य पाषाण का स्थल है। पटने जो है यहाँ से ये उच्च पूर्व पाषाणिक यानी उच्च पुरा पाषाण काल का स्थल है। यहाँ से शुतुरमुर्ग के हड्डी प्राप्त हुई है। और सैफाई जो है यहाँ गैरिक मृद भांड प्राप्त हुआ है। और महुर झारी जो है यहाँ से महासमस्य समाधि यानी बहुत सारे समाधि प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो है इसमें ए सही हुआ, ठीक है, क्योंकि पहले का चौथा यानी सराय नाहर राय मध्य पाषाण काल चौथा और दूसरे पटने में उच्च पुरा पाषाण काल का स्थल है दूसरा, और फिर तीसरा चौथा, इस प्रकार ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से, वही पिछला दोहरा हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क का। आगे बात करते हैं भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन इसमें बिला सुरगाम से मिला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो क्योंकि यहाँ से चूल्हे का साक्ष्य मिला है और दूसरा चूल्हे का साक्ष्य हमें सराय नाहर राय से मिलता है, ठीक है। और महागढ़ा जो है ये नवपाषाण काल का स्थल है। भीमबेटका ये निम्न पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं समाधान प्रचलन होमो निएंडरथल ने किया था। तो इसमें क्या है, इसमें काल युग में देखा। इसके पहले एक क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व किए थे तो उसमें क्या था, कांस्य युग नहीं था, इसमें कांस्य युग है। तो इसमें देखते हैं पूर्व पाषाण काल का पहले नंबर आता है कालक्रम में, दूसरे पे नवपाषाण काल का आता है, तीसरा क्या है, कांस्य युग आता है, और चौथे पे लौह युग आता है, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो CDBA यानी कि तीसरा चौथा दूसरा और पहला इसका आंसर होगा। इसमें देख लेते हैं, तीसरा चौथा दूसरा पहला, ऑप्शन डी इसमें सही है। आगे चलते हैं, कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ऑप्शन सत्य असत्य, तो इसमें ये ऑप्शन सत्य है। उस समय चकले का यानी कुम्हार के चाक का खोज हो चुका था, ठीक है, नवपाषाण काल तक, जिससे हम बर्तन बनाते थे। बात करते हैं सराय नाहर राय और मादाहा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल के, किससे? बिंद क्षेत्र के, नहीं, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृत से संबंधित है। ऑप्शन इसमें सी सही हुआ, ठीक है दोस्तों, ये गंगा घाटी में है सराय नाहर राय। अब आगे बात करते हैं आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधि प्राप्त हुई है कहाँ से? भीमबेटका से, बागोर से, महादहा से, सराय नाहर राय से। तो ये ऑप्शन इसमें सी सही है, मदहा से। यहाँ पे बूचड़ खाने का भी साक्ष्य हमें प्राप्त है और मानव समाधि भी हमें मदहा से देखने को मिलता है। सराय नाहर राय जो है यहाँ चूल्हे का साक्ष्य और गर्तावास का भी साक्ष्य हमें प्राप्त है। ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। बागोर भी मध्य पाषाण काल का स्थल है, यहाँ पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिलता है। भीमबेटका पहले भी बता चुके हैं, निम्न पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण के काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई? निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इसमें ऑप्शन बी है, उच्च पुरापाषाण काल में मानव को आग की सिर्फ जानकारी हुआ, लेकिन उसका उपयोग मध्य पाषाण काल से करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लक्षण जो नवपाषाण काल में विशिष्ट नहीं था? घर्षक और पालिश युक्त उपकरण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, मध्य, ऑप्शन सी। तो यही ऑप्शन जो
क्या है, ऑप्शन जो बी है यही गलत है। ये जो है ये मध्य पाषाण काल का साक्ष्य है, ये नवपाषाण काल का साक्ष्य नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म प्राप्त होता है? तो वो हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से हमें होमोनिड जीवाश्म देखने को मिलता है। ठीक है, दमदमा और सराय नाहर राय ये दोनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ये दोनों पास पास में ही 400-500 मीटर के आसपास में ही सराय नाहर और दमदमा है। राखीगढ़ी ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अब आगे बात करते हैं, मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण हमें देखने को मिलता है। तो मदहा से समाधान और हड्डी के बने आभूषण देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है, उपकरणों की खोज और नियोलिथिक युग के में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो वो थे रेजू रायर थे। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया? तो ऑप्शन इसमें बी सही है, सिरकप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नवपाषाण कालिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती हमें मिला है। तो कोलडीवा और उतनूर, मेहरगढ़ और महागढ़ा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कहाँ कहाँ से हमें चावल के खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो कोलडीवा से और महागढ़ा, ये 1 और 3 ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा है, 1 और 3 ऑप्शन डी इसमें है। तो ऑप्शन डी सही है, 1 और 3। आगे क्वेश्चन कहते हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी किस काल की विशेषता है? तो ये निम्न पूर्वपाषाण काल की विशेषता है। अब बात करते हैं, वही क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।